हेलो स्टूडेंट्स, अगेन रोम रोम टू ऑल ऑफ यू। और जैसा आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पूरी सीरीज आपके बीच में आ रही है। आज हमारा चैप्टर होने वाला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों को हमेशा कुछ न कुछ डाउट्स इसमें रहते ही हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान तरीके से आपके दिलो दिमाग तक पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझाने से पहले मैं एक चीज आपको जरूर क्लियर करना चाहूंगा, दैट इज एरिया वेक्टर। आइए समझते हैं एरिया वेक्टर क्या होता है, क्योंकि एरिया वेक्टर को समझना बहुत जरूरी है। एरिया वेक्टर बेसिकली हर एरिया के परपेंडिकुलर, अगर आपका एरिया XY प्लेन में है तो एरिया वेक्टर हमेशा Z प्लेन में होगा। याद रखिएगा इस बात को, एरिया वेक्टर विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो यहां पर जो एरिया वेक्टर को आप लिखते हैं वेक्टर नोटेशन में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इनटू n कैप। तो जहां कभी भी मैं n कैप यूज करूंगा तो आपने ये समझना है कि वो एरिया वेक्टर है और वो एरिया वेक्टर उस प्लेन के, एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर है। यानी अगर XY प्लेन में एरिया है तो एरिया वेक्टर हमेशा Z प्लेन में होगा। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो नोट डाउन कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। किसी एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नंबर में गुजरती हैं, जितने नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के गुजरते हैं, उन नंबर्स को ही, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर है उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो जैसा आप देख रहे हो और जैसा मैंने आपको बताया, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो उसका फॉर्मूला होगा E डॉट ए। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो इट वुड बी EA cos थीटा। जहां पर थीटा किसके बीच का एंगल है? इट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। क्योंकि ज्यादातर जगहों पर आपको प्लेन के साथ एंगल दिया रहेगा, तो अगर प्लेन के साथ 60 डिग्री है तो ध्यान रखिएगा एरिया वेक्टर के साथ हमेशा 30 डिग्री होगा। आपको हमेशा फ्लक्स निकालते वक्त ध्यान रखना है कि जो एंगल हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में हो। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर मैंने दो फॉर्मूले दिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। पहला फॉर्मूला E डॉट ए और दूसरा फॉर्मूला मैंने दिया, अगर आपको थीटा एंगल पता है तो EA cos थीटा। इन दो तरीके से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे जरा गॉस थ्योरम की। गॉस थ्योरम ने क्या कहा? गॉस ने कहा टोटल फ्लक्स over a closed surface is 1 by epsilon naught times total charge enclosed in that surface। मतलब किसी भी बॉडी में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उस बॉडी के अंदर जो चार्ज है उस चार्ज का 1 by epsilon naught टाइम्स होगा। यानी phi equals to Q by epsilon naught। Q by epsilon naught। तो जैसा आप देख रहे हैं, Q जो है यहां पर क्या है? Q यहां पर इनसाइड चार्ज है। एक और बात समझ लीजिए, अगर इस बॉडी के ऊपर कोई भी चार्ज होगा, मान लीजिए Q1 है, Q2 है, Q3 है, तो उसका फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। फ्लक्स सिर्फ किसी बॉडी के अंदर जो
जो चार्ज है सिर्फ उसके कंट्रीब्यूशन से आप फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको किसी बॉडी के अंदर Q1 चार्ज दिया और -Q2 चार्ज दिया, तो इस बॉडी के अंदर का फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q1 - Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली फ्लक्स निकालने के मैंने आपको 3 तरीके दिए। सबसे पहला, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों वेक्टर नोटेशन में हो तो आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। दूसरा, अगर आपको ई, ए और थीटा तीनों चीज पता हो तो ई, ए कॉस थीटा से निकाल लीजिए। तीसरी बात, अगर आपको किसी बॉडी के अंदर चार्ज पता हो तो आप गॉस थ्योरम से Q बाय एप्सिलॉन नॉट से भी आप फ्लक्स निकाल सकते। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते। हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से मैं आपको गॉस थ्योरम पर लेकर के आया हूं। जैसा मैंने आपको स्टेटमेंट कहा अभी, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एन enclosed surface is equal to 1 by epsilon naught times total charge enclosed in that surface। अभी मैंने आपको बताया था कि आप फ्लक्स कैसे निकालते हो। तो फ्लक्स निकालने का तरीका एक सिंपल था, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, जो गॉस ने कहा। लेकिन साथ ही साथ आप इसके फॉर्म को कैसे लिखोगे? उस फॉर्म को लिखने का तरीका है, जब आप कहते हो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब क्या हुआ? सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। ये पूरा उस स्टेटमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म है जिसमें आप कहते हो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सरफेस। किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो सरफेस इंटीग्रल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो कहने का मतलब है ये एक पूरा का पूरा फॉर्म है जिस फॉर्म में हम गॉस थ्योरम को लिखते हैं, और इसी फॉर्म के ऊपर हम अभी आगे इसके एप्लीकेशन को करेंगे। लेकिन आइए समझते हैं कि आखिर इसको प्रूफ कैसे किया जाए। तो इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है? इसको प्रूफ करने का तरीका यह है कि आप सबसे पहले कोई भी एक सरफेस लीजिए। जब भी आप किसी चीज का फ्लक्स निकालेंगे तो मान लीजिए कि यहां पर आपने एक स्फीयर लिया जिसके ऊपर Q चार्ज था। अब अगर आपको मान लीजिए इस पॉइंट पर एक फील्ड निकालना है इस चार्ज की वजह से, तो आप क्या करेंगे? एक इमेजिनरी सरफेस यहां पर ड्रॉ करेंगे, और उस इमेजिनरी सरफेस को हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। कैसा सरफेस बोलते हैं? अभी आगे के जो भी एप्लीकेशंस होंगे उसमें हर बार हम एक गॉसियन सरफेस लिया करेंगे, एक इमेजिनरी सरफेस लिया करेंगे जिस सरफेस के ऊपर हमें फील्ड निकालना है। अब मान लीजिए ये इमेजिनरी सरफेस यहाँ r डिस्टेंस पर है, और यहां पर हमने एक छोटा सा ds एरिया लिया। क्या लिया हमने? छोटा सा ds एरिया लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है और एरिया वेक्टर भी इधर की तरफ ही काम कर रहा है। तो सबसे पहला काम आप यहां पर क्या करेंगे? E डॉट ds की वैल्यू निकालेंगे। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 by 4 pi epsilon naught Q by r square। ये मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। अब हम इस वैल्यू को निकालते हैं, इस सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। तो जैसा आप देख रहे हो E और ds एक ही डायरेक्शन में है, तो E ds cos 0 एंड E ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds, और ds का सरफेस इंटीग्रल होता है 4 pi r स्क्वायर। तो E की वैल्यू डाल दीजिए 1/4 pi epsilon naught Q by r square into 4 pi r square। तो 4 pi से 4 pi कट गया, r square से r square कट गया। Finally what we get? Q by epsilon naught। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे
E डॉट ds की वैल्यू q बाय एप्सिलॉन नॉट आती है, और इस तरीके से हमने गॉस थ्योरम को वेरीफाई भी कर लिया। तो ये हमेशा स्टेटमेंट के साथ प्रूफ करने के लिए आता है कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम कहता है टोटल फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times charge enclosed on that surface, या इसी को कह सकते हैं आप the surface integral of electric field around any closed surface is equal to 1 by epsilon naught times total charge enclosed in that surface। तो होप आपको गॉस थ्योरम और इसका प्रूफ काफी हद तक बहुत मायने में क्लियर हो चुका है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से आपको फ्लक्स मिलता है। एक एग्जांपल लिया है मैंने, मान लीजिए ई वेक्टर है Ex I कैप Ey j कैप प्लस Ez k कैप, और एरिया वेक्टर है Ax I कैप प्लस Ay j कैप प्लस Az k कैप। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप निकालेंगे, I डॉट I 1, J डॉट J 1, A डॉट K 1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी Ex Ax Ey Ay प्लस Ez। इस तरीके से आप फ्लक्स निकालेंगे। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट एम्पियर सिस्टम में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, जूल मीटर पर कूलम, या वोल्ट मीटर। इसको याद कर लीजिए, एम्पियर सिस्टम में ये यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है, और सीजीएस में डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बेसिक चीजों को सीखा कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालते हैं। अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि अलग अलग जगहों पर अगर पॉइंट चार्ज को रखा जाए तो उसकी वजह से फ्लक्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। आइए देखते हैं कि अगर पोजीशन अलग अलग जगहों पर चार्ज की अलग अलग हो, जैसे अगर किसी क्यूब के सेंटर पर आप चार्ज को रखें, जैसे आपने देखा कि ये क्यूब है और इस क्यूब के बिल्कुल बीचों बीच आप सेंटर पर यहां पर चार्ज को रख रहे हैं, तो इसका फ्लक्स कितना होगा? इट इज सिंपल Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये पहला पॉइंट समझ लीजिएगा कि अगर क्यूब के सेंटर पे चार्ज हो तो फ्लक्स होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई सरफेस है और इस सरफेस के बिल्कुल ऊपर यहां पर चार्ज हो, एक ही सरफेस है, इस सरफेस को आप क्यूब का सरफेस मान सकते हैं, और जिस तरीके से यहां पर चार्ज है तो चार्ज जैसे 6 साइड से यहां पर, तो एक साइड से चार्ज का कितना कंट्रीब्यूशन होगा फ्लक्स में? इट इज 1/6 Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ आपको, यानी 6 साइड से अगर पास कर रही है फील्ड लाइन तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर एक साइड से पास कर रही है तो 1/6 एप्सिलॉन नॉट। तीसरा पॉइंट, अगर आपने क्यूब के कॉर्नर पर चार्ज रख दिया है, तो कितने कॉर्नर्स होते हैं क्यूब में? 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1/8 Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज वर्टिसेस पर रहे, ध्यान रखिएगा ये फ्लक्स है कॉर्नर का, और इसी में अगर मैं वर्टिसेस की बात करूं तो ये इसका 1/3 हो जाएगा। वर्टिसेस वो पॉइंट होता है जहां पर तीनों साइड्स आकर के मिलती हैं, तो अगर वर्टिसेस पे कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो 1/8 Q बाय एप्सिलॉन नॉट, सो इट इज 1/24 Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि डायरेक्ट इन पे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आता है। मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं, अगर क्यूब के बिल्कुल बीचों बीच चार्ज हो
तो फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर एक साइड के ऊपर चार्ज हो तो 1/6 Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर कॉर्नर पर चार्ज हो तो 1/8 Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर वर्टिसेस पर चार्ज हो तो 1/24 Q बाय एप्सिलॉन। तो इसको जानने के बाद आप फ्लक्स से रिलेटेड कितने भी तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और अब जो चीज मैं बताने वाला हूं आपको वो थोड़ा सा इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको मोस्टली मिलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर। जैसा आपने देखा होगा कि यहां पर एक एक्सिस दिया हुआ रहता है और एक क्यूब इस जगह पे बनाया हुआ रहता है वहां। और इस तरीके से हम चीजों को देख रहे होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा। हमें कुछ ऐसी वैल्यूज दी रहती हैं, यहां से ये ए पॉइंट पर है और यहां से मान लीजिए ये बी पॉइंट पर है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे अगर आपको इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और आप यहां पर इस नेट फ्लक्स इस ट्यूब के थ्रू निकालना चाहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको इसके दो फेसेस को लेना पड़ेगा। दिस इज योर लेफ्ट फेस एंड दिस इज योर राइट फेस। यदि एक बार आप फाई लेफ्ट लगाएंगे और एक बार आप फाई राइट लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे पहले फाई लेफ्ट देखेंगे और फाई लेफ्ट में जैसा आप देख रहे हो अगेन E डॉट A। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए इधर की ओर काम कर रहा है और एरिया वेक्टर इधर की ओर काम कर रहा है। क्योंकि फेस ऐसे है, फेस के नॉर्मल एरिया वेक्टर है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा E और A के बीच में दैट इज 180 डिग्री। तो यहां का फ्लक्स हुआ -E into A। सिमिलरली आप फाई राइट निकालेंगे, फाई राइट होगा अगेन E डॉट A। अब राइट फेस में देखिए इसका एरिया वेक्टर भी इधर की ओर काम कर रहा है, यानी कि यहां पर हो गया E A cos 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में। अगेन समझ लीजिए एरिया वेक्टर में क्या कह रहा हूं, एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है, या तो इस डायरेक्शन में, राइट के डायरेक्शन में इधर, लेफ्ट के डायरेक्शन में इधर। तो यहां पर जो वैल्यू होगी E into A। और उसके बाद जब आप टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो टोटल फ्लक्स होता है फाई लेफ्ट प्लस फाई राइट। तो इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां वैल्यू दी रहेगी। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है अल्फा x की पावर 1/2 और अल्फा की कोई वैल्यू दे देगा। तो आप पहले दोनों केसेस में अलग अलग अल्फा निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि x की पोजीशन अलग अलग है। यहां के लिए फील्ड की पोजीशन अलग होगी, यहां के लिए फील्ड की पोजीशन अलग होगी, और इस तरीके से आप फाई लेफ्ट प्लस फाई राइट करके पूरा नेट फ्लक्स निकालेंगे। तो होप आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इससे जुड़ी हुई तमाम बातें मैंने कोशिश की सिंपल भाषा में बनाने की, और जब आप इन क्वेश्चंस को बनाएंगे, इन कॉन्सेप्ट्स को जब आप क्वेश्चन में उतारेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही आराम से सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे।